हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम अगला टाइप पढ़ेंगे, जो कि है एडिशन रिएक्शंस, जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप सभी सारी क्लासेस देख रहे होंगे, रिवीजन कंटिन्यूअस कर रहे होंगे और अभी रिसेंट में एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का एग्ज़ाम है, आई थिंक 19 नवंबर को है, तो बस बीच में अक्टूबर का महीना रह गया है, समय कम है और एक अच्छा मौका जॉब पाने का बाय अ सिंगल डे एग्ज़ाम, जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल सिंगल डे एग्ज़ाम है और डायरेक्ट जॉब है। वो भी सीधा लेवल 3 का पोस्ट आपको मिल रहा है, तो आई होप पूरे ज़ोरों-शोरों में आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? तो फिलहाल पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? तो इसको पढ़ाने के लिए मैं क्लास 11th में पढ़ाए जाने वाली एक रिएक्शन, जिसका नाम होता है सेंडर-सावर्टियर रिएक्शन। ये कौन-सी रिएक्शन है सर? ये तो कक्षा 11 में हमने कभी सुना ही नहीं। तो बता देता हूँ, आपने पढ़ा है कि यदि आपके पास एल्कीन है और यदि एल्कीन की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं, ठीक है? और इसमें कैटलिस्ट ले लेते हैं या तो निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, ये 3 अगर आप कैटलिस्ट यहाँ ले लेते हैं, तो आपको मिल जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कार्बन 2 कार्बन है, 2 के लिए इथ लगता है, आप सभी जानते हैं। डबल बॉन्ड है, उसके लिए ईन लगता है, तो दैट मीन्स ये आपके पास इथीन है और जैसे ही आपने यहाँ इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, ये बन गया इथेन। क्लियर है? याद कीजिए, डबल बॉन्ड वाले को हम ओलिफिन्स कहते थे और सिंगल बॉन्ड वाले को हम पैराफिन्स कहते थे। कल ही आपको पढ़ाया गया था, कल या परसों वाली क्लास में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है? तो इस रिएक्शन को हम ओलिफिन टू पैराफिन कन्वर्जन भी कह सकते हैं। डबल बॉन्ड को याद कीजिए, हम अनसैचुरेटेड असंतृप्त भी बोलते हैं और जबकि सिंगल बॉन्ड वाला कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। तो इसको हम सैचुरेशन भी बोलते हैं ना, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कन्वर्जन भी बोलते हैं। और जब भी किसी एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, तो इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। ये एक ही रिएक्शन के सारे नाम हैं और हाइड्रोजनेशन कहते हैं या फिर हम ये भी कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी। जो वनस्पति घी है, ठीक है, जिसे हम डालडा नाम से जो आता था, तो जो वनस्पति घी होता है, जो डालडा नाम से आता था, वो इसी प्रोसेस से बनता है, जिसमें हम एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो ये सेंडर-साबाटियर रिएक्शन है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों ये एडिशन रिएक्शन में लिखा है, नाम से पता चल रहा है कि रिएक्शन हमारी एडिशन है, मतलब इसमें केवल ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है, 2 H हैं 2, ये हाइड्रोजन एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे, देखो 2 हाइड्रोजन थे, अब 3-3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुके हैं। तो दैट मीन्स कार्बन-कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्लियर? हालाँकि ये टॉपिक मैं कल ही की क्लास में कराने वाला था, बट मैंने देखा कि कुछ बीच में एक ग्लिच आया और उस ग्लिच से जो है वीडियो पॉज़ हो गया था, ठीक है? तो कल की क्लास में मैं इसको पूरा ही कराने वाला था, बट वीडियो पॉज़ की वज़ह से रुक गया, कोई बात नहीं, वही घंटे का वीडियो फिर मैंने बना के अपलोड कर दिया। उसके बाद आगे ऑब्वियस बात है, अब हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन में, ठीक है? तो एडिशन रिएक्शन सभी को समझ में आया होगा, इसमें केवल ऐड होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल आएगा, दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा, एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया वहाँ पे देखने को मिलेगी। जबकि एडिशन रिएक्शन में मात्र मॉलिक्यूल ऐड होगा, देयर इज़ नो मॉलिक्यूल रिसाइड्स द प्रोडक्ट, मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल है, वो प्रोडक्ट को छोड़कर नहीं जाएगा या उसके साइड में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल ऐड होगा। क्लियर है? तो ये सेंटर साबटियर रिएक्शन है, जो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे आप मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं और उसमें मान लो आप HBr को जोड़ते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जोड़ते हैं, ठीक है? अब जोड़ने के यहाँ पे 2 तरीके हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हीट की प्रेजेंस में, एक होता है लाइट की प्रेजेंस में। अगर हीट की प्रेजेंस में जोड़ते हैं तो मार्कोविनिकॉफ लगता है और यदि मैं कहूँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं, तो वहाँ पे एंटी मार्कोविनिकॉफ रूल लगता है। अब ये मार्कोविनिकॉफ, एंटी मार्कोविनिकॉफ क्या है? ये अभी जस्ट आपको बताऊँगा, बट फिलहाल यहाँ पे HBr भी यहाँ पे ऐड होगा, एडिशन होगा। तो ये HBr यहाँ पे ऐड होगा तो कैसे होगा? तो एक कार्बन, क्योंकि देखो दोनों ही कार्बन पे बराबर H2 है, तो किसी भी कार्बन पे जिस पे मन करता है, एक पे H को जोड़ दीजिए, एक को H, एक पे H को जोड़ दीजिए और दूसरे पे Br को जोड़ दीजिए। मैं इनकी प्रॉपर मैकेनिज़्म भी बताता, जो कि अभी बताऊँगा अभी, क्योंकि इनके टाइप में मैकेनिज़्म थोड़ा बहुत उसका आइडिया हम देख लेंगे। ठीक है?
तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr से रिएक्शन करा रहा हूँ, CH3 CH2 Br बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला, उत्पाद मिला, उस उत्पाद में हमें जो रिएक्टेंट है या मैं बोलूँ रिएजेंट है, उस रिएजेंट के मॉलिक्यूल केवल ऐड होते हुए दिखाई दिए, कुछ भी वहाँ पे हटा नहीं है, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? अब काफ़ी सारी बुकों में ये भी लिखा रहता है कि जो एडिशन रिएक्शन है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसे हम एडक्ट भी कहते हैं। हालाँकि काफ़ी बुकों में ये भी लिखा रहता है कि एडक्ट एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अगर मान लो किसी रिएक्शन के बीच में एडिशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसे एडक्ट कहेंगे। बट जब ये बात आई है कि एडक्ट क्या है, तो मैं आपको बताया था अगर एग्ज़ाम में कहीं मिल गया हमें कि बताओ यहाँ पे एडक्ट क्या बन रहा है? तो एडक्ट वर्ड बना ही देखो एडिशन, है ना? एडिशन प्लस प्रोडक्ट से ही मिलके बना है ये एडक्ट। इन दोनों से ही कंबाइन करके एडक्ट बना दिया। देख पा रहे हैं? ये हो गया आपका एड और यहाँ से आपने ले लिया अक्ट, है ना? तो मिलकर बन गया एडक्ट। तो एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट को हम एडक्ट भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो हमने देखा यहाँ एडिशन हो रहा है। सेम ऐसा एडिशन आपको पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में देखने को भी मिलेगा। मतलब HBr लिखा होगा बट एरो के ऊपर पर ऑक्साइड लिखा होगा। ठीक है ना? पर ऑक्साइड लिखा होगा। सेम यहाँ पे भी ऐड होगा बट यहाँ पे तो मॉलिक्यूल दोनों ही कार्बन पे सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, तो मेरे को तो यहाँ दिख रहा है कि दोनों में ही सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। बट अगर यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल को थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, अगर प्रोपीन दे दूँ, तब क्या प्रोडक्ट होगा? तो आपको बताया जाएगा दोनों ही प्रोडक्ट अलग-अलग हो जाएँगे बिकॉज़ एक में लगेगा मार्कोव-विनिकोव रूल और एक में लगेगा एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? देखो इलेक्ट्रोफाइल कल भी पढ़ाया था, है ना? कल ही क्लास में पढ़ाया था इसलिए कह रहा हूँ, हर क्लास को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद अगली क्लास को पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा और दिमाग में बहुत कुछ जाएगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसपे प्लस चार्ज होता है ना? याद है इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो जिसपे प्लस चार्ज होगा उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है? तो जब हम इथीन की रिएक्शन देखो HBr से करा रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल होगा सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। हमने देखा इसका जो प्रोडक्ट है सर, सिंपली हमने ये लिख दिया। हमें इथीन दिया था, उससे हमने इथाइल ब्रोमाइड बना दिया या 1 ब्रोमो इथेन बना दिया। ठीक है? बट ये कैसे हुआ होगा? तो जल्दी से इसका एक बार मैकेनिज्म देखते हैं, क्रिया विधि देखते हैं। तो क्रिया विधि से हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से यह रिएक्शन हुई होगी। ठीक है? तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड, ये है CH2 और इसकी अभिक्रिया आप HBr से करा रहे हैं। क्लियर? अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं HBr की ही बात करूँ तो थोड़ा-सा मैं इसको साइड में यहाँ पे करके लिख देता हूँ कि अगर HBr की मैं अभिक्रिया कर रहा हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ, तो ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Br माइनस में। तो HBr भी एक एसिड होता है और यह भी H प्लस देगा। हमने देखा था ना आर्हीनियस का कांसेप्ट, आर्हीनियस के कांसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो सॉल्यूशन में H प्लस देंगे। तो HBr एक एसिड है क्योंकि यह सॉल्यूशन में H प्लस देगा। तो जैसे ही H प्लस देगा तो आपको पता है आपके पास इथीन है। इथीन में यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है। कांसेप्ट आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ कि अगर आपके पास मान लो कोई भी बॉन्ड है, चाहे वो बॉन्ड है, सिग्मा है, पाई है, अगर आपके पास बॉन्ड है या फिर लोन पेयर है या फिर माइनस चार्ज है, अगर ये तीनों कंडीशन है तो दैट मीन्स आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑब्वियस बात है सिग्मा और पाई में पाई बॉन्ड वीक होता है और जिनको बिल्कुल नहीं पता ना प्लीज क्लास नंबर 1 से देखिए, आज शायद क्लास नंबर 28 है, बहुत पीछे रह गए हैं आप। अगर आता है तो अच्छी बात है, पाई बॉन्ड वीक होता है और वीक है तो पाई के 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कराएँगे और ऑलरेडी बताया था जब हम 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाते हैं, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रहा हूँ, तो डबल हेड वाला एरो चलता है। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या मिला, फिर यहाँ मिल जाएगा CH3, आपकी मर्ज़ी देखो दोनों ही कार्बन पे बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आपकी मर्ज़ी आप किसी पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। मैं इस वाले पहले वाले ही कार्बन पे लगाता हूँ, तो ये CH3 बन गया और फिर आगे बचा CH2। बात को ध्यान से समझिएगा। अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड था, बट ये डबल बॉन्ड ने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देकर उससे बॉन्ड बना लिया। मतलब ये जो बचा हुआ कार्बन है जिसपे 2 हाइड्रोजन है, इस पे अब 3 ही बॉन्ड हैं। होने चाहिए थे 4 बॉन्ड बट रह गए 3 ही बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए,
तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उस पे प्लस चार्ज आता है। तो आपने देखा यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज आया, क्यों आया? क्योंकि हमने H प्लस क्या है? सर ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए और इन्होंने भी अपना इसको लव दिखा दिया, है ना? अपना जो है प्रेम प्रसाद इसको दिखा दिया। अब ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2+। अब हमारे पास साथ में सर Br- भी है। ये Br- क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, क्यों? क्योंकि इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो माइनस और प्लस हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि माइनस और प्लस की वजह से सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है, विद्युत स्तरीय आकर्षण होता है, ठीक है? जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बनता है। ये हमने ऑलरेडी क्लास नंबर 1 में सर पढ़ा हुआ है। तो प्रोडक्ट क्या मिला? CH3 CH2 Br। तो देखा किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, इस एडिशन रिएक्शन हुआ। हम इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड कराएगा, ठीक है? तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको मार्कोव-विनिकोव रूल भी बता देता हूँ, ठीक है? मार्कोव-विनिकोव रूल भी बता देता हूँ। अब ये मार्कोव-विनिकोव रूल क्या है सर? तो आपने पढ़ा है कि अगर मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है? जैसे इस एल्कीन का क्या नाम बनेगा? सर 3 कार्बन है प्रोप और फिर ये 1 पे डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 1 ईन बन गया। नेमिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ हर क्लास हमें बेस से पढ़नी है, बेस बनाना बहुत ज़रूरी है और बेस के लिए नोमेनक्लेचर से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, ठीक है? तो प्रोपीन है और मैं कहूँ यदि प्रोपीन की बच्चों में रिएक्शन कराता हूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड से HBr से और मैं यहाँ पे हीट का साइन बनाता हूँ, हीट का साइन बनाया है तो समझना कि अगर ये ट्रायंगल बनाया है, हीट का साइन बनाया है, तो उसका क्या मतलब है? सर हीट के साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे एडिशन के लिए जो रूल लगेगा, क्योंकि HBr डबल बॉन्ड पे ऐड होता है और एडिशन के लिए जो रूल लगेगा, दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोव-विनिकोव रूल। मार्कोव-विनिकोव का नियम लगेगा। मार्कोव-विनिकोव का नियम सर क्या है? मार्कोव-विनिकोव का नियम ये है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है, देखो सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, लिखना नहीं है, बात को समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आना है। तो मार्कोव-विनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे, देखो डबल बॉन्ड पे ही तो एडिशन हो रहा है, देखो ऊपर भी डबल बॉन्ड पे ही तो H और Br जुड़े हैं, तो डबल बॉन्ड पे अगर एडिशन होगा तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और जो उसका बचा हुआ पार्ट है, ठीक है? जिसको हम एडेंडम भी कह सकते हैं, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो HBr में H कहाँ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड पे, देखो डबल बॉन्ड ये है वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में है, तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन केवल 1 दिखाई दे रहा है और सर इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2-2 दिखाई दे रहे हैं। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? सर अभी तो आपने बताया हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो ये H इस CH2 पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH और ये था CH2 बट एक और H जुड़ गया तो ये हो जाएगा CH3। अब ये वाले कार्बन को देखो बेचारे पे 3 ही बॉन्ड बचे, तो उसकी वैलेंसी को कौन पूरा करने आएगा? ये जो ब्रोमीन है ना बचा हुआ, ये ब्रोमीन इसकी वैलेंसी को पूरा करने आएगा। उसका नेम क्या बन गया? नेम बन गया 2 ब्रोमो क्या? प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन सर इसका नाम बन जाएगा। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा कांसेप्ट है, समझिएगा। क्लियर? ये था मार्को-विनिकोव रूल, ठीक है? अब ऐसे ही एक और रूल है जिसको हम कहेंगे एंटी मार्को-विनिकोव रूल, ठीक है? एंटी मार्को-विनिकोव रूल, क्लियर? अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए और देता हूँ, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? मार्को-विनिकोव में आप ट्राई कीजिएगा। ये है CH3 मान लो ये है C, इस पे है एक और CH3, ये है आगे डबल बॉन्ड, ये है CH2, ठीक है? और इसकी भी रिएक्शन HBr से कराइएगा। हीट का साइन बनाया है, तो मार्को-विनिकोव रूल लगेगा, ठीक है? तो जल्दी से वीडियो को एक बार पॉज़ कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें मार्को-विनिकोव रूल लग रहा है और लग रहा है तो किस तरीके से यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है? किस तरीके से यहाँ पे ऐड होगा? चलिए बताइए पॉज़ करके, ठीक है? और चाहे तो आप इसका नेम मुझे जो है कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं कि जो कंपाउंड बना उसका क्या नाम होगा, ठीक है? तो चलो देखो ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड पे कार्बन, ये है और कार्बन पे हाइड्रोजन किस वाले पे ज़्यादा है? अब इसके बगल वाले हाइड्रोजन को मत देखना, मतलब बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं देखना है। कार्बन पे जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, उसके हाइड्रोजन को हमें देखना है। तो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है।
तो आपको क्या देखने को मिलेगा CH3, ये मिला CH3 और ये देखो CH2 था, ये भी बन जाएगा CH3 और बेटा ये जो Br है ये इस वाले कार्बन का आगे जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपको ये जुड़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसका नेम सर 1, 2, 3 नेमिंग ऐसी करते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, उस साइड से चलो जहाँ से क्लोज पड़ेगा, दोनों साइड से ही क्लोज पड़ेगा, तो देखो 2 क्या बनेगा मिथाइल एम पहले आता है, बी पहले आता है, बी पहले आता है सर। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी मार्को विनिकोव रूल। ठीक है, एंटी मतलब जस्ट इसका उल्टा, एंटी का मतलब ही होता है उल्टा, मार्को विनिकोव रूल। ठीक है, एंटी मार्को विनिकोव रूल कहते हैं। अच्छा, काफी लोग इसे पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पर ऑक्साइड लेते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर ऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, अच्छा इसमें आगे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक दिया है तो जगह नहीं है, मुझे यही बताना पड़ेगा। ठीक है, पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, काफी लोग इसे खारास इफेक्ट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, खारास इफेक्ट। अब जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तो खारास इफेक्ट मुझे एग्जाम में मेरे जस्ट आया था 2 नंबर में कि खारास इफेक्ट क्या होता है, और सही बताऊं एंटी मार्कोनिकोव आता तो मैं लिख देता, पेरोक्साइड आता तो मैं लिख देता, बट उस टाइम पे खारास आया था तो खारास मुझे समझ में नहीं आया कि क्या पूछा, मैं 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ आया था। तो खैर यही कहानी है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो हर तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, तीनों ही नाम से याद रखिए, पता चला एग्जाम में आ गया कि बताओ व्हाट इज द या इनमें से कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो खारास इफेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो फँस जाते हैं। खैर हालाँकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली हमें सब्जेक्टिव पेपर में फँसाते हैं, बट फिर भी हमें सारे नाम याद होने चाहिए। ठीक है? तो एंटी मार्कोव रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खारास इफेक्ट को कहते हैं। ठीक? अब देखना यहाँ, ये है CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है? यहाँ भी आप HBr की रिएक्शन कराएँगे, बट जो रिएक्शन वाला एरो होगा जिसको हम गिव राइज़ टू कहते हैं, इसके ऊपर हम बस पेरोक्साइड लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? पेरोक्साइड। अगर देखो हीट का साइन बना है, डेल्टा का साइन बना है, हीट का साइन बना है, तो मतलब मार्कोव-विनिकोव रूल लगेगा। अगर पेरोक्साइड लिख दिया, पेरोक्साइड अब क्या होता है? सर जैसे H2O2 लिख दिया, मतलब कहीं भी O2 वाली फॉर्म मिल गई ना, तो समझ लो पेरोक्साइड आपको दे दिया। ठीक है? अब ये पेरोक्साइड और कौन-कौन से हो सकते हैं? सर बहुत सारे पेरोक्साइड है, जैसे CH3, CO, ठीक है? इसका होल ट्वाइस फिर दे देगा O2। ऐसे करके बहुत सारे पेरोक्साइड आपको दे सकता है। मतलब अगर O2 वाले दिख जाएँ, तो समझ जाना आपको पेरोक्साइड दिया हुआ है। ठीक है? तो इसीलिए इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये एंटी मार्कोविनिकोव है, मार्कोविनिकोव का उल्टा है, एंटी है, अपोजिट है। मतलब इसमें हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। कहां पे? डबल बॉन्ड पे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर एडिशन रिएक्शन, हम केवल ऐड करेंगे, तो ऐड कहाँ करेंगे? सर हाइड्रोजन वहाँ ऐड करेंगे एंटी मार्कोनिकोव में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, तो किस पे जोड़ूँगा? सर इस वाले कार्बन पे जोड़ूँगा। तो क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2, फिर ये बन जाएगा CH2 और इस वाले CH2 पे मजबूरन कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। क्लियर है? और जनरली मार्कोव-विनिकोव, एंटी मार्कोव-विनिकोव इनका यूज़ जनरली आपका जो कंप्लीट द रिएक्शन होता है ना, उसमें बहुत यूज़ होता है इनका, ठीक है? और अगर आप क्लास 11th-12th में अगर आप पढ़ के आए हैं, तो आपने देखा होगा 11th में भी आता है और 12th में भी आता है, ठीक है? तो ये है एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खारास इफेक्ट, ठीक है? हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, मार्कोव-विनिकोव में हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। या मैं सिंपली कह सकता हूँ मार्कोव-विनिकोव कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो उन हाइड्रोजन को बढ़ाने आया है और एंटी मार्कोनिकॉव जिस पे कम है उस पे बढ़ाने आया है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वह मॉलिक्यूल को ऐड कराएगा। ठीक है? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर? इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ KOH, ठीक है? KOH भी ले लेता हूँ अल्कोहलिक वाला और यहाँ पे थोड़ी-सी हीट भी दे देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2OH। देखो ये भी ऐड हो रहा है, कुछ भी निकला नहीं है, केवल ऐड हो रहा है। OH आके यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लियर? अब इसकी अगर एक छोटी-सी मैकेनिज्म क्रिया विधि मैं आपको बताऊँ, ठीक है? या इसको अल्कोहल की जगह एक्वस ले लो तो सही रहेगा क्योंकि पानी, जल के मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है? सबसे पहले KOH, सर KOH एक बेस होता है, तो ये K प्लस और OH माइनस देगा सर, क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है,
अब ये OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे आके अपने 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ऐड होगा, आप सभी को पता है सर, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे हैं और आप एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो सर ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे ये CH2 हो गया, ये OH हो गया और ये बगल में यहाँ पे देखोगे ये CH2 हो गया, ये माइनस हो गया। क्लियर? अब ये QH एक्वस लिया है आपने, जल वाला लिया है, तो यहाँ पे एक जल का मॉलिक्यूल होगा और ये कार्बन आयन क्या करेगा, उस जल के मॉलिक्यूल से एक H को ले लेगा, है ना? जल के मॉलिक्यूल से H को ले लेगा और ये OH 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो केवल यहाँ पे ऐड हुआ है, कुछ भी यहाँ पे निकला नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है? तो आपको क्या मिला? सर यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल गया, जो कौन है? इथेनॉल है। हमने जनरली यहाँ एल्कीन लिया है, तो उस समय अल्कोहल मिल गया। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जांपल आप इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के देख सकते हो। जैसे ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया CH3 और इसमें हम इसकी रिएक्शन यदि HCN से कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो बेटा जी इसको जब ब्रेक करोगे तो आपको यहाँ CN- मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CN-। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ किस तरीके से यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो ये CN- है और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस, तो कार्बन पे सर कैसा आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ये माइनस है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। क्यों देगा? सर पहली बात इस पे माइनस है, तो माइनस वाले को ही तो हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है? सर ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए एडिशन रिएक्शन है। अब यहाँ भी कार्बन के पास सर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे हैं। आप 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे आपको क्या प्रोडक्ट मिला? सर प्रोडक्ट में आपको मिला CH3, ये मिला कार्बन, ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इस पाया माइनस और यहाँ मिल जाएगा CH3 और इस पे कौन-सा ग्रुप जुड़ जाएगा? सर इस पे CN ग्रुप जुड़ जाएगा। बहुत सरल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। क्लियर? आगे देखिए। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल रिएक्शंस, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें भी अगर मैं सिंपली बोलूं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जनरली जो आपने देखा ना मार्कोविनिकोव एंटी मार्कोविनिकोव वाला रूल, देखो अभी लिख के बताता हूँ तो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो एंटी मार्कोविनिकोव को यहाँ पे एक बार लिख के और बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा H2 नहीं होगा, HBr होगा। ठीक, ये पर ऑक्साइड लिख रहा हूँ। ये जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल टाइप होती है और फ्री रेडिकल मैं बता चुका हूँ 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, और मैं ये 2-2 बार नहीं पढ़ाने वाला, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये मैं आपको जो पॉलीमर पढ़ाऊँगा ना, पॉलीमर आपके सिलेबस में है, तो वहाँ पे इसकी मैकेनिज्म बताऊँगा, ठीक है? बट यहाँ पे फिलहाल आपको ये समझना है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं, जिसपे पेरोक्साइड लिखा होगा ना, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है? और अगर पेरोक्साइड लिखा है तो सर कौन-सा रूल लगेगा? पेरोक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोविनिकोव रूल लगेगा, एंटी मार्को शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है? या फिर इसको हम क्या कहते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, मत भूलना इस बात को, याद रख लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। या फिर इसको हम खारास इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है? खारास इफेक्ट भी कहते हैं, ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं, ठीक? अब आपको पता है एंटी मार्कोविनिकोव हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। इस वाले CH यहाँ पे एक और H आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2, फिर आगे है CH2 और उस पे कौन आ जाएगा सर? Br आ जाएगा। क्लियर? आगे देखना, ये है CH3, ये है CH3 और ये है डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 ले लेता हूँ। अब बताओ क्या होगा? अच्छा मैं ऐसे पूछता हूँ क्वेश्चन को, हालाँकि ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, ठीक है? एक मैं दे रहा हूँ HBr और यहाँ पे लिख रहा हूँ हीट, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HBr बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेरोक्साइड। अच्छा पेरोक्साइड ना लिखूँ तो उसकी जगह H2O2 लिख दूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ HBr डाला तो HBr क्या है? मार्कोविनिकोव है क्योंकि हीट कर रहा हूँ, हीट डेल्टा का साइन लगा रहा हूँ तो मार्कोविनिकोव लगाना पड़ेगा। मार्कोविनिकोव कहता है हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो किस वाले कार्बन पे जुड़ेगा? सर इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ CH2 था, ये CH3 बन जाएगा और बची वाली पोज़ीशन पे Br आ जाएगा। ऐसे ही पेरोक्साइड में क्या होगा? सर हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, किस वाले कार्बन में कम है? पहले वाले पे कम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बगल वाले पे CH2 है और लास्ट क्या आ जाएगा? Br। तो कैसे प्रोडक्ट बनाना है इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर से बता देता हूँ, मार्कोविनिकोव रूल आपने यहाँ लगाया है, मार्को लगाया है यहाँ और यहाँ क्या लगाया है? सर यहाँ आपने एंटी मार्को लगाया है, एंटी मार्को लगाया है। मार्कोविनिकोव क्यों लगाया है? क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड पे एडिशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। इस वाले कार्बन पे देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे सर 2-2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हमने वहीं जोड़ा, CH2 था तो CH3 बन गया और बची वाली पोज़ीशन पे Br आ गया। ये हो गया मार्कोविनिकोव।
कैसे पहचाना? सर ये हीट के साइन से, डेल्टा के साइन से पहचाना। इसके बाद पर ऑक्साइड इफेक्ट है, जिसको हम H2O2 भी बोलते हैं। तो H2O2 पर ऑक्साइड इफेक्ट में क्या होगा? हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। किस वाले पे? पहले वाले कार्बन पे सर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए इस हाइड्रोजन को मैंने पहले कार्बन पे जोड़ा, देखो CH बन गया। फिर आगे CH2 है, तो जो Br है वो किस पे जुड़ जाएगा? ऑब्वियस है CH2 पे जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें वैलेंसी पूरी करनी है, कंप्लीट ऑक्टेट करना है, अष्टक पूरा करना है। क्लियर? तो ये था हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगला टाइप, इट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है जिसमें कोई एलिमिनेट होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे रियलिटी शोज भी देखते हैं। मैं अगर पर्सनल बोलूं तो मैं एक रियलिटी शोज देखता हूं जिसमें इंडिया गॉट टैलेंट, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि भाई शुरू में करीब 1000 जने ऑडिशन के लिए आ रहे हैं, लाखों जने ऑडिशन के लिए आ रहे हैं। फिर क्या होता है? टॉप 14 हो जाता है, फिर उसके बाद टॉप 10 हो जाता है, फिर टॉप 5 हो जाता है, फिर टॉप 3 हो जाएगा और फिर विजेता बन जाएगा। तो दैट मीन्स हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा कहते हैं, है ना? कैसे कहते हैं? अभी जस्ट एग्जांपल समझाता हूँ। एडिशन रिएक्शन में ऐड हो रहा था, यहाँ पे हट जाएगा, है ना? तो ऐड हो रहा है, इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट जनरली एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? अपोजिट माने जाते हैं, रिवर्स माने जाते हैं। क्लियर है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या रिएक्शन है? ऐसी रिएक्शन जिसमें जनरली कोई भी ग्रुप एटम मॉलिक्यूल आयन एलिमिनेट हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, सबसे पहला एग्जांपल जो है, ये बीटा एलिमिनेशन का है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये आपको पढ़ने को भी मिलती है, ठीक है? अब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सर क्या है? ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, बहुत सरल सी बात है कि ये डिहाइड dehydration of alcohol. It is the dehydration of alcohol. ठीक है, डिहाइड्रेशन है अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना, पानी का निकल जाना। कैसे निकलता है? जरा बात को समझिएगा। ये है CH3, ये है CH2, ये है OH, ये है इथेनॉल, है ना? पक्की वाली शराब, इथेनॉल। इसकी रिएक्शन यदि मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दूं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर मैं इसकी अभिक्रिया करा दूं और तापमान को 170 140 से 170 डिग्री रख दूं, ठीक है? 140 से एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक यही टेम्परेचर दिया होगा एनसीईआरटी में। 140 से 170 डिग्री का अगर टेम्परेचर कर दूं, तो ये यहाँ पे आप देखोगे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? चलो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं इथेनॉल को सर ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने CH3 को CH2 और H करके लिख दिया। ठीक है? सर ये क्या लिखा है? ये इथेनॉल लिखा है। यहाँ से ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो कोई ना कोई टूटेगा, तो यहाँ से OH निकल जाएगा। यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला H, OH और H मिलकर क्या निकल गया? सर यहाँ से जल निकल गया। और यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो सर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? एल्कीन बन गया, इथीन बन गया। तो मैं कहूँ अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएँगे, अल्कोहल में से जल के मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, तो सर वहाँ पे आप देखेंगे कि एल्कीन बन रही है। ठीक है? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव एल्कीन, क्या देता है हमें? एल्कीन देता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? अब आगे कुछ बातों को और समझने की यहाँ पे कोशिश आप कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। सर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं ये आपका ग्रुप है, मेन ग्रुप है। ग्रुप से पहला कार्बन सर अल्फा होता है, दूसरा कार्बन सर बीटा होता है। बीटा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा रहे हैं, जिसकी वजह से OH भी एलिमिनेट हो रहा है। तो इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। बीटा मतलब फिर से बता देता हूँ, OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, पढ़ा चुका हूँ। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा, दूसरा वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाया जाएगा। उस पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन है इसे हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। इस बीटा हाइड्रोजन को हम यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी मैं मैकेनिज्म भी बता सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं आपसे कहूंगा मैकेनिज्म पे मैं जोर नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है। मुझे 4 में से करेक्ट ऑप्शन पकड़ना है। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज इट अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? या फिर पेरिसाइक्लिक दे देगा, कुछ भी, मतलब इस तरह का ऑप्शन आपका बन सकता है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको तैयार कीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ऐसे ही आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे
डिहाइड्रेशन जो है वो एल्यूमिनिया की प्रेजेंस में भी कराता है, ठीक है? ये अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में आप पढ़ते भी हैं, ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी भी है कि अगर आप अल्कोहल लीजिए और उसमें एल्यूमिनिया को डालिए, Al2O3 को डालिए और टेम्परेचर को लगभग 350 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, तो यहाँ भी आपको बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, दूसरा वाला बीटा, बीटा वाला हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से यहाँ से OH भी निकल जाएगा। OH और H सर मिलकर क्या निकल गया? मिलकर यहाँ से जल निकल गया और अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, पानी निकाल दिया है, डिहाइड्रेशन कर दिया है। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है वाटर मॉलिक्यूल कहीं से निकाल देना और मैं लिखता हाइड्रेशन, उसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल कहीं पे जोड़ देना। क्लियर है? तो जल का मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, ठीक? तो जो डिहाइड्रेशन है वो एल्युमिनिया की प्रेजेंस में भी होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट कंप्लीट द रिएक्शन आता है और इतना सरल सा क्वेश्चन हम छोड़ आते हैं। ध्यान में रखना, एल्युमिनिया भी क्या कराएगा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। बहुत सरल सी बात है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है? अब चलो एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर हमारे पास 1,2 डायोल है, मतलब 1,2 डायोल का क्या मतलब बनता है सर? 1,2 डायोल का मतलब बनता है, इसको हम शॉर्ट में हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं, ग्लाइकॉल। अच्छा इसका आईयूपीएसी बताना, सर इसका आईयूपीएसी में 2 कार्बन है तो इथ लगा दूँगा, सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा दूँगा, ये कार्बन नंबर 1 मान लूँ, ये 2 मान लूँ, तो 1 पे भी ऑल, 2 पे भी ऑल, तो 1,2 डायोल, ठीक है ना? तो डाईऑल्स को हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। अगर ग्लाइकॉल का भी सेम डिहाइड्रेशन कराया जाए तो कंसंट्रेट H2SO4 डाल दूं या फिर एल्यूमिनिया डाल दूं, Al2O3 डाल दूं, ठीक है ना? और अगर इन दोनों में से कुछ भी डाल दूं तो यहाँ भी डिहाइड्रेशन होता है। अब डिहाइड्रेशन कैसे होगा? देखो पहला ये वाला H डबल बॉन्ड बनाएगा, OH निकल जाएगा, फिर बन जाएगा CH2। स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, देखो फिर से समझो, मैं यहाँ बना के ही दिखा देता हूँ बढ़िया से ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, इस वाले 1-2 को भी ना इरेज कर देता हूँ ताकि नंबरिंग तो समझ में आ गया किस तरीके से करा है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया CH, ये हो गया H, क्लियर है? अगर इस वाले OH को देखूं तो उस वाले OH से ये सर पहला अल्फा हो गया, ये दूसरा बीटा हो गया, ये बीटा वाला हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो सर ये वाला OH निकल जाएगा, पहली बात। जब यहाँ से H और OH निकल गया तो सर यहाँ से H2O निकल गया, क्या निकल गया? H2O। और जो पहला वाला कार्बन है उस पे अब भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अरे भाई एक ही तो OH निकाला है आपने, ये वाला ही तो OH निकाला है, ये वाला OH तो अभी बचा हुआ है। अब इस वाले कार्बन को देखना, इस वाले कार्बन को, इस पे था CH2 तो CH2 को वैसे लिख दूं, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये भी तो CH2 ही लिखा है। अब देखो यहाँ अगर डबल बॉन्ड बनाए तो ऑब्वियस बात है, मतलब एक और बॉन्ड बनाए तो यहाँ से OH निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये OH है, ये ग्रुप है, ग्रुप से ये पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है, मतलब यहाँ भी बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। और यहाँ से आप जैसे ही निकालोगे तो आप देखोगे सर यहाँ मिल गया CH और फिर ये था डबल बॉन्ड CH, बट यहाँ हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन और दिए तो डबल की जगह कैसा बॉन्ड हो गया सर? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और यहाँ से भी क्या निकल गया? जल का मॉलिक्यूल निकल गया। दैट मीन्स ये भी किसका टाइप है? बीटा एलिमिनेशन का टाइप है। अगर ग्लाइकॉल दे दिया ना तो ग्लाइकॉल का फाइनल आंसर क्या लिख के आओगे? एल्काइन लिख के आना। क्या लिख के आना? ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन होता है। 2 कार्बन है तो इथ हो गया और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो गया, तो नाम बन जाएगा इथाइन। ध्यान से सुन लेना, कंसेप्ट को आपको लगाना आना ही चाहिए, ठीक है? अच्छा, क्या बीटा एलिमिनेशन होता है? क्या सर अल्फा एलिमिनेशन नहीं हुआ कहीं? क्या अल्फा एलिमिनेशन भी होता है कहीं? हाँ जी, बिल्कुल होता है। ठीक है? क्या सर अल्फा एलिमिनेशन भी होता है? अल्फा पोज़ीशन से भी एलिमिनेशन होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए कि अगर आपके पास ये है फिनॉल, ठीक है? इसकी रिएक्शन आप कराइए NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ और ले लीजिए क्लोरोफॉर्म, ठीक है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इसको 60 डिग्री पे हीट कीजिए। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी रिएक्शन है जल्दी से बताओ? आंसर इसका कमेंट में ज़रूर लिखना। कौन सी रिएक्शन है? इट इज़ द रीमन-टीमन रिएक्शन। इसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? सर हमें ऑर्थो और पैरासैल्सल एल्डिहाइड मिलता है, जिसमें ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। और सर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि किस तरीके से ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है, वो चीलेशन बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रा-सा पढ़ना, ठीक है? उससे आपका रिवीजन भी होगा अगर भूल गए हो तो। तो यहाँ पे इसका नाम सर ऑर्थो सैलिसल एल्डिहाइड होता है। इट इज ऑर्थो सैलिसल एल्डिहाइड, क्लियर है? अब जरा कुछ बात को समझना, इसका अगर आईयूपीएसी लिखना हो तो सर ये CHO इसकी प्रायोरिटी OH से ज्यादा होती है। ये अगर प्रायोरिटी ज्यादा है तो सर ये पेरेंट एटम हो गया, ये साइड एटम हो गया। तो बेटा ये ग्रुप ग्रुप के साइड वाली पोजीशन पे लगा जिसे हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना? क्लास नंबर 1-2 में ये सब पढ़ा चुका हूँ।
तो ऑर्थो पे OH लगा है, जब OH साइड चेन में लगता है या प्रीफिक्स की तरह लगता है तो उसको हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये है बेंजीन, बेंजी पे है एल्डिहाइड तो उसका नाम हो जाता है बेंजीन एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे करके भी इसका नाम लिख सकते हो, या फिर सल्फर एल्डिहाइड जो कि इसका कॉमन नेम है, वो भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब जब इस रिएक्शन की क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म हम करते हैं, तो इस रिएक्शन की क्रियाविधि में हमें पता चलता है कि यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? सबसे पहले हमारे पास NaOH है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ देगा और सर ये OH- देगा। क्लियर? अब हमारे पास है CHCl3, तो CH पे 3 Cl लगे हैं। ठीक है? कार्बन, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे सर प्लस चार्ज होगा। सर यहाँ पे OH- है। अब जरा देखना, ये Cl, Cl, Cl तीनों ग्रुप हैं। ग्रुप से पहला कार्बन कौन सा होता है? सर ग्रुप से पहला कार्बन तो अल्फा कार्बन होता है। इसमें जो हाइड्रोजन लगा होगा सर ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये OH- जब इस हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा और हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहा है, तो क्या ये अल्फा एलिमिनेशन नहीं लग रहा? सर क्या ये अल्फा एलिमिनेशन नहीं लग रहा? OH है, H को उठा के ले गया, H2 निकल गया, ये कार्बन पे माइनस चार्ज आया और यहाँ बना Cl, यहाँ बना Cl, यहाँ बना Cl, और ये जब OH ने H को एलिमिनेट कर दिया तो इट इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर है? इट इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा वाली ज्यादातर यूज होती है, अल्फा वाली कुछ ऐसी नेम रिएक्शन में ही देखने को आपको मिलती है। फिर यहाँ से क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेके निकल जाए तो यहाँ से Cl- निकल जाता है, और यहाँ कार्बन पे माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन है तो ऐसे कंपाउंड को हम कार्बीन कहते हैं, जो कि आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट 1-2 क्लास बाद आपको पढ़ाऊंगा। कार्बीन क्या है? सर एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। 2 क्लोरीन लगे हैं तो सर इसका नाम बन जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। सर इसका नाम बन जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, समझते रहिएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मैंने आपको बोला था जनरली जो रिएक्शन होती है वो 5 टाइप की हो सकती हैं, हालांकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी मैं उसमें जोड़ सकता हूं, बट हाँ मेजर 4 टाइप की रिएक्शन होती है। चौथा टाइप पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये रीअरेंजमेंट सर रिएक्शन होती क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपके पास है NH4CN, ठीक है, अमोनियम साइनऑक्साइड इसको मैं कह सकता हूँ। ठीक, अगर इसको आप हीट करो, हीट करो, हीट करने से ही ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है NH2CO में। सर ये क्या है, किसका फॉर्मूला है? ये यूरिया का ही तो फॉर्मूला है। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल ने खुद को इंटरनली क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया, और रीअरेंज कर कर क्या बना लिया, यूरिया बना लिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल इंटरनली और स्टेबल होने के लिए, देखो रीअरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि स्टेबल हो। भाई ऑब्वियस बात है, आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि नौकरी मिले, स्टेबिलिटी हो। सेम यहाँ पे मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट है। मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट का मतलब ही है कि मॉलिक्यूल इंटरनली खुद को रीअरेंज कर लेगा ताकि वो और स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है बात? तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लियर? और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे CH3, यहाँ पे चलो CH3 कर देता हूँ, ये CH3 कर देता हूँ, ये कर देता हूँ CH2, और ये कर देता हूँ Cl। ठीक है, और बाकी बच्चे सभी मुझे इसका नेम बताएंगे, IUPAC नेम कमेंट में लिख के क्या इसका नेम बनेगा, और मैं अगर इसका डायरेक्टली नेम देख पाऊँ तो इसका नेम बन जाएगा 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बाकी यही नेम है, जरूर एक बार देखेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करते हैं KOH से कर देता हूँ। ठीक है, इसकी रिएक्शन में KOH से करता हूँ और KOH लेता हूँ यहाँ पे एक्वस। अगर अल्कोहलिक ले लिया तो फिर तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, हालांकि नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ CH जहाँ निकल रहा है उसके बगल वाले पे हाइड्रोजन नहीं है, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो KOH ही यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ठीक, और मैं इस पे हल्की सी हीट भी दे देता हूँ। अब मैं कहता हूँ व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो जनरली हमें क्लास 12th में सर यही सिखाया जाता है कि जहां भी Cl को K दिख जाए, Na दिख जाए, उनको डायरेक्ट जोड़ दो, KCl निकाल दो, और बची हुई पोजीशन पे सर आप OH ग्रुप को जोड़ दो। हमें तो यही सिखाया जाता है और बिल्कुल फैक्ट यही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप मान के चलिए सर इसी तरीके से बताई जाती हैं कि यहाँ पे OH जोड़ दो और K को जहां Cl दिखाई दे या Na को जहां Cl दिखाई दे उनको निकाल दो और बाकी OH यहाँ जुड़ जाएगा, सर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल बन रहा है, ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट ये अगर मैं प्रोडक्ट कहूँ कि गलत है, अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ये भी प्रोडक्ट दिया और उसका जो अच्छा प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, वो भी दिया है, तो आंसर गलत माना जाएगा। हालांकि मैं इसे माइनर प्रोडक्ट कह सकता हूँ, माइनर प्रोडक्ट कह सकता हूँ। अगर रिएक्शन हो रही है 100% रिएक्शन में 11% करीब ये भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बट हमें रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट देखना होता है। अगर मैं इसके मेजर प्रोडक्ट की बात करूं तो इसका मेजर प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा,
आपको मेजर प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा और इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल इस प्रोडक्ट का नाम होगा और ये जो 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल है ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा और यही इसका स्टेबल प्रोडक्ट माना जाएगा। मेजर प्रोडक्ट होगा और यही इसका स्टेबल प्रोडक्ट माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है रीअरेंजमेंट और मैंने आपको बताया ना, रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल खुद को और अधिक स्टेबल बनाना चाहता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक नया टाइप जिसको हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कह रहे हैं, ये नया टाइप निकल के आता है। क्लियर? अब इसी एग्जाम्पल को ना मैं आपको मैकेनिज्म वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक? क्योंकि जो दिखता है क्लास 12 में तो ये कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, ये आंसर लगा दो। बट एज़ सच नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखनी भी। क्लियर है? अब इस वाली रिएक्शन में होता क्या है? ये जनरली जो रिएक्शन है, हालाँकि SN2 दिख रही है, बट ये पहले S11 पाथ को ही फॉलो करती है। क्या रीज़न है? कि देखो आप सभी को पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा माइनस और कार्बन पे सर यहाँ प्लस चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल लिखवाया था, याद है? जिसमें पॉलिंग का स्केल बनाया था, तो कार्बन की 2.5 होती है, क्लोरीन की 3.5 होती है, जिसकी ये कार्बन स्केल पे या मैं बोलूँ सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल है, इस पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया। ठीक है? अब ये क्या बना? सर ये बना CH3, ये बना CH3 और ये बना CH3 और ये बन गया सर CH2। क्यों बना? क्योंकि हमने पढ़ा था हेटेरोलाइटिक फिजन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो लेके जाएगा, बेटा जी उस पे तो माइनस चार्ज आएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे प्लस चार्ज आएगा और पहली बार ये बात नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास जिसने देखी होगी समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ हर क्लास आपस में रिलेटेड है, कुछ भी स्किप मत कीजिए, कुछ भी छोड़ के मत देखिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर इस कार्बोकैटायन को देखो कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। ये पढ़ाऊँगा, सभी रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, आगे आपको पढ़ाया जाएगा सारा कांसेप्ट। तो कार्बोकैटायन है जिस पे प्लस चार्ज है। अब ये कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूँ, तो ये कार्बन ऐसा है जिस पे एक ग्रुप है। हम पढ़ते हैं कि ऐसा कार्बन जिस पे केवल एक ही ग्रुप हो, इसको हम प्राइमरी कहते हैं। ऐसा कार्बन जिस पे 2 ग्रुप होते हैं, इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। ऐसा कार्बन जिस पे 3 ग्रुप होते हैं, इसको हम टर्शियरी कहते हैं। ठीक है? इसको हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पढ़ना शुरू कर लो। प्राइमरी होता है जिसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। 2 डिग्री लिखा है मतलब सर सेकेंडरी की बात कर रहे हो। 3 डिग्री लिखा है तो सर आप टर्शियरी की बात कर रहे हो। क्लियर? तो ये देखो ऐसा कार्बन है जिसपे केवल एक ही ग्रुप है। अब ये मत कह रहे ना सर इधर इतने सारे ग्रुप लग तो रहे हैं। नहीं भई बॉन्ड से कितने ग्रुप लग रहे हैं? बॉन्ड से केवल एक ही ग्रुप लग रहा है। तो दैट मीन्स अगर बॉन्ड से एक ही ग्रुप लग रहा है, उसको हम प्राइमरी कहेंगे। तो ये कैसा कार्बोकैटायन है? सर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। C प्लस का मतलब कार्बोकैटायन कहना चाह रहा हूँ। क्लियर? अब है क्या? हर कोई चाहता है खुद को स्टेबल बनाना। भई आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि एक नौकरी मिले, स्टेबिलिटी आ जाए। तो वही चीज़ यहाँ भी है। ये मॉलिक्यूल भी चाहेगा कि मैं खुद को रीअरेंज कर दूँ, खुद को और अच्छा बना दूँ, खुद को और बेहतर बना दूँ। सेम वही बात आपसे कह रहा हूँ, खुद को बेहतर बनाइए। ठीक है? तो और बेहतर बना दूँ मतलब ये CH3 ग्रुप यहाँ से रीअरेंज होगा और कहाँ आ जाएगा? बगल वाले कार्बन पे आ जाएगा। अब जरा इसको समझो, मैं ये नंबरिंग IUPAC वाली नहीं कर रहा, मैं अगल-बगल वाली नंबरिंग कर रहा हूँ। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। IUPAC नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, ये अगल-बगल वाली नंबरिंग कर रहा हूँ कि पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला गया। समझना इस बात को, ये 1 से 2 पोज़ीशन पे गया है और ये 1 से 2 पोज़ीशन पे गया है और ये जो प्रोसेस है, विटमोर एक रिसर्चर हैं, विटमोर के द्वारा दिया गया कि भाई खुद को स्टेबल बनाने के लिए कैसे मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाते हैं, ये विटमोर ने कांसेप्ट दिया था। इसलिए हम इसको 1-2 कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पे कोई ग्रुप का शिफ्ट हो जाए, तो इसे हम 1-2 विटमोर शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है? शिफ्ट का मतलब आपको पता है भई यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। क्लियर? या फिर इसको हम 1-2 CH3 कौन-सा ग्रुप होता है? सर ये मिथाइल होता है। ठीक है ना? तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी इसको कह सकता हूँ। क्लियर? या सिंपली रीअरेंजमेंट भी कह सकता हूँ। इतने सारे नाम बता देते हो, है ना? भई मेरा काम है सब कुछ बेहतर से बताना। क्लियर? तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट इसको कहते हैं। अब जब ये CH3 2 इलेक्ट्रॉन लेके CH2 पे चला गया, कांसेप्ट को समझना। ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये हो गया CH3 और ये है CH2 और इस पे कौन-सा ग्रुप आके लग गया? फिर इस पे CH3 ग्रुप आके लग गया। क्यों? क्योंकि देखो CH3 2 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरे के पूरे CH2 पे जुड़ गया। CH2 पे प्लस चार्ज क्यों था? क्योंकि सर इस पे 1 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 3 ही बॉन्ड थे इसलिए इस पे प्लस चार्ज था। बट अब CH2 पे 1 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ये रहा, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो भाई इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया। बट इस वाले कार्बन से जहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर CH3 गया है, उस पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि 3 ही बॉन्ड हैं, तो सर इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बहुत सरल सी बात है। हाँ जी सर, बहुत सरल सी बात है। अब
ये कार्बन को अगर मैं देखूँ, अब इस पे प्लस चार्ज आया है, तो इस पे 1 ग्रुप दिखाई दे रहा है, हाँ जी, 2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, हाँ जी, तीसरा ग्रुप इधर दिखाई दे रहा है, हाँ जी। तो ऐसा कार्बन जिसपे 1, 2, 3 ग्रुप होते हैं सर, वो टर्शियरी होता है, टर्शियरी होता है। तो दैट मीन्स कैसा कार्बोकैटायन मिला? ऐसा कार्बोकैटायन मिला जिसपे सर प्लस चार्ज है। कैटायन का मतलब जिसपे प्लस चार्ज होता है, विनायन जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? तो टर्शियरी कार्बोकैटायन हमें यहाँ मिला है। सर 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन मिला है, 3 ग्रुप वाला कार्बोकैटायन मिला है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पढ़ाऊँगा कि टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन प्राइमरी होगा, देन मिथाइल होगा और आप ये जानते भी होंगे इस बात को। ठीक है? तो हमारे पास जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, वह सबसे अधिक स्टेबल माना जाता है। क्लियर है बात? अब इसके बाद कुछ बातों को और यहाँ पे हमें समझने की कोशिश करनी है कि अब हमारे पास लास्ट में क्या दिया था सर KOH दिया था। सर KOH एक बेस है, क्षार है। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस क्षार वो होते हैं, बेस वो होते हैं जो सॉल्यूशन में OH माइनस देते हैं। अब बस क्या करना है कि सर ये OH माइनस आएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और आप देखोगे सर जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है, वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसीलिए आपने कहा जो प्रोडक्ट है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है? इन बातों को ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर ही मिलते हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस IIT जेईई का ही आपका है। IIT जेईई और नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उसी में से किसी का या तो जेईई का है या फिर ये नीट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। क्लियर है? तो इस तरह के ही प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन पे या 1 टू विटमोर शिफ्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? तो मॉलिक्यूल खुद को अधिक स्टेबल बनाने के लिए इस तरह के रीअरेंजमेंट करता रहता है। ठीक है? तो और बाकी आप कहोगे सर इस K का क्या? तो भाई K प्लस है, सर यहाँ से Cl माइनस निकला था, तो K प्लस और Cl माइनस मिलकर KCl बन जाएँगे। बहुत सरल सी बात, क्लियर? बहुत सरल सी बात है, समझना है इन बातों को। अगर मैं कहूँ देखो कहीं पे रिएक्शन ऐसे लिख दूँ CH3 ये लिख दूँ चलो C, ये लिख दूँ CH3 और चलो ये लिख दूँ CH2, यहाँ लिख दूँ प्लस चार्ज और यहाँ पे H है। अब बताओ क्या होगा? सर अब भी देखो ये ऐसा कार्बोकैटायन है जिसपे केवल एक ही ग्रुप है। तो क्या सर मैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर सकता हूँ? हाँ जी, कर सकता हूँ। किसको रीअरेंज करूँगा? सर यहाँ पे मैं CH3 को भी रीअरेंज कर सकता हूँ, हाइड्रोजन को भी कर सकता हूँ, दोनों को कर सकता हूँ। बट जब भी ऐसा कांसेप्ट आए तो ध्यान में रखना सबसे पहले रीअरेंजमेंट हाइड्रोजन का ही करते हैं। किसका करते हैं? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट करूँगा, क्यों करूँगा? रीज़न भी दे देता हूँ। भाई जब हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट करोगे ना तो ज़रा समझना, ये हो जाएगा CH3 और ये था CH2 है ना? CH2 था बट H 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया तो H2 थे, अब एक और H चला गया CH3 बन गया। बट इस वाले कार्बन पे कमी आई तो उसपे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? और एक ऐसा कार्बोकैटायन बन गया सर टर्शियरी बन गया। अब जरा CH3 को शिफ्ट करके देख लेना। जब CH3 को शिफ्ट करोगे ना तो बेटा ये सेकेंडरी ही बन पाएगा और जबकि हाइड्रोजन के शिफ्टिंग से टर्शियरी बन रहा है और अभी बताया ना टर्शियरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम हाइड्रोजन का शिफ्ट जनरली प्रेफर करते हैं। 90% केस में हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं। कहाँ शिफ्ट नहीं करते हैं, वो कभी बाद में देखेंगे। पर ये बेसिक बात है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन का शिफ्ट कहीं पे हो रहा होगा तो हाइड्रोजन का शिफ्ट पहले कीजिएगा, देन मिथाइल ग्रुप का कीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज अच्छा, ये थी हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन जो खत्म हो गई हैं। हालाँकि कल की क्लास में ये कंप्लीट मैं कराने वाला था, बट आई थिंक वीडियो ग्लिच या नेटवर्क प्रॉब्लम जो भी हुआ होगा, जिसकी वजह से क्लास वहीं पे पॉज़ हो गई थी। और मुझे डर लग रहा है कि कहीं अब भी ऐसा कुछ हो ना गया हो, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कई बार रहती है। नेटवर्क का मतलब है वाई-फाई से भी, थोड़ा वाई-फाई का भी यहाँ पे समस्या हो रही है काफ़ी दिन से, तो इसलिए समस्याएँ आती हैं। नहीं तो आज की क्लास में यहीं से शुरू करता, जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहली बात हमने पढ़ा है ना, क्या? कि सर कार्बन कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं और चारों बॉन्ड वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है और जहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, सर वहाँ पे बनता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? सर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है? हमने ये बातें आपको सारी ऑलरेडी क्लास नंबर 1 में पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको IUPAC में भी पढ़ाया था। क्लियर? अब हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन का ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीचों-बीच मौजूद थे, अब ये किसी कारणवश इस तरफ डिस्प्लेस हो गए, डिस्प्लेस हुए, तो हम पढ़ेंगे इसको इंडक्टिव इफेक्ट में, है ना? ऐसे बहुत सारे इफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ या फिर कहीं हम देखेंगे कार्बन पे ऐसे सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर हम देखेंगे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, फिर हम इसको पढ़ेंगे सर ये रेजोनेंस है ना? ऐसे बहुत सारे इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है? रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ये सारे जो हैं ठीक है? ये सारे जो हैं
इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विस्थापित हो जाएंगे। देखो किस तरीके से ये पाई बॉन्ड विस्थापित हो रहे हैं इस जगह से इस जगह पे, ऐसे ही आगे विस्थापित होंगे। ऐसे ही ये देखो इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो है कैसे बीचों बीच से इस तरफ डिस्प्लेस हो गए, है ना? विस्थापित हो गए। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। पढ़ाऊँगा ये सारा ही कांसेप्ट। ऐसे ही हम पढ़ाएँगे आपको हाइपर कंजूगेशन, ठीक है? और आज की क्लास में केवल मैं इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हाइपर कंजूगेशन ये कंप्लीट करा दूँगा। ठीक? इसके बाद हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, तो जीओसी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? बाकी तो फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। बाकी क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, ये जो सीरीज़ चल रही है, ये लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस के लिए पूरी सीरीज़ मैं आपकी चला रहा हूँ। ठीक है? बट मैंने आपको बोला था जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर करीब हो जाएँगे, तो मैंने आपको बोला था मैं लैब असिस्टेंट जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर है, उसके लिए केमिस्ट्री का पोर्शन प्लस जीएस का पोर्शन देखो दोनों का ही कॉमन है। 25 मार्क्स का वहाँ भी, 25 मार्क्स का यहाँ भी। और उसके लिए मैं वीडियोज़ लेके भी आया हूँ। उसमें भी याद कीजिए, मैं नंबर सिस्टम मतलब जो जनरल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, वो कंप्लीट लगभग करा चुका हूँ। 10 क्लासेस की हो चुकी हैं। रीज़निंग भी लगभग-लगभग करा चुका हूँ और जो हमसे जनरली पूछी जाती हैं। उसके अलावा मैं वहाँ पे पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ, तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैंने कहा था, मैं जो है एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र उसकी भी जो है क्लासेस बिल्कुल फ्री लेके आऊँगा यूट्यूब पे। इसका बैच चल ही रहा है, बट मैंने आपको बोला था टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन्स टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैं आपको बता चुका हूँ मात्र ₹99 में कोर्स है, ठीक? इसके अलावा लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन उसकी तैयारी फुल विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग आपकी रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएँगे, टेस्ट फॉर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिए जाएँगे, 100 मार्क्स का जीएस पढ़ाया जाएगा, 200 मार्क्स का केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, उसकी फीस बिल्कुल ही अलग है, कोर्स अलग है, सिलेबस अलग है, 299 में पूरा बैच वो चल रहा है, 15 अगस्त से रनिंग है, काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड क्लास काफ़ी वहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, ठीक है? अभी बहुत समय है, टाइम पे इसको जॉइन कर सकते हैं, पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं और आप देख सकते हो अभी 8 महीने बाद एग्ज़ाम है, 8 महीने तक इसकी वैलिडिटी आपके पास है। 8 महीने तक नहीं कहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक इसकी वैलिडिटी आपके पास है। तो इतने लंबे समय तक मात्र ₹300 में कोर्स मिल रहा है और मैंने ये भी बोला था अगर जो कंबाइन लेगा उसके लिए ₹50 का डिस्काउंट है। और हाँ, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र का जो टेस्ट सीरीज़ देना चाहता है, वो ₹149 में टेस्ट सीरीज़ होगी जिसमें लगभग 10 टेस्ट आपको देने होंगे। जब तक टेस्ट नहीं दोगे, खुद को टेस्ट नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में कैसे जाके करोगे, है ना? तो तुक्के मारने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो भैया मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरक प्रभाव से। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? समझते हैं, बेसिक सी बातें हैं। इन बेसिक से कांसेप्ट से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट एक तरीके का परमानेंट इफेक्ट है, लिखा भी होगा ये सारी बात, पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है? एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या मैं बोलूँ विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसकी वजह से परमानेंट पोलैरिटी, परमानेंट ध्रुवता बनी रहती है उस मॉलिक्यूल के ऊपर, उस अणु के ऊपर। कैसे बनी रहती है? ज़रा समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ना पॉलिंग का स्केल समझाना चाहूँगा। मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ, बट एक बार फिर से इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं पॉलिंग का स्केल आपको बता देता हूँ। पॉलिंग के स्केल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, जो कि कितनी होती है? 4 होती है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन और ऑक्सीजन की, जो लगभग 3.5 होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की, जो होती है 3। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की, जो होती है 2.5। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की, जो होती है 2.1। बहुत सरल सी बात है, इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल मैंने कहा था याद कर लीजिए, इतने से ही काम बन जाएगा ऑर्गेनिक के लिए। क्योंकि ऑर्गेनिक में जनरली कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहा होता है, या फिर नाइट्रोजन से, या फिर ऑक्सीजन से, या फ्लोरीन से, या फिर क्लोरीन से, हैलोजन से, यही तो बन रहा होता है। भाई हेलो एल्केन्स पढ़ते हो तो हैलोजन से बन रहा होता है। क्लियर? अगर अल्कोहल पढ़ रहे हो तो ऑक्सीजन से बन रहा होता है। एल्डिहाइड पढ़ रहे हो तो भी ऑक्सीजन से बनता है ना? और इसके बाद कीटोन पढ़ते हो तो वो भी इससे ही बन रहा होता है। फिर कार्बन और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड पढ़ते हो तो भाई सीएन बन रहा होता है। फिर हाइड्रोजन तो है ही। तो इतने कंपाउंड याद कर लो, इतनी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी। ये पॉलिंग का स्केल है जिसमें आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इकाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा चुका हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साफ-साफ ये कांसेप्ट वहाँ पे देख के आइएगा, वहाँ से वीडियो को शुरू कीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता, सॉरी फॉर दैट, आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? अब जरा समझना क्या कहना चाह रहा हूँ पूरी बात को। ये कार्बन है, ये कार्बन है। मान लो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। मतलब दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 ही होगी, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को बराबर खींचेंगे। मतलब ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन जब इलेक्ट्रॉन को बराबर खींचेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़ा चुका हूँ, फिर से लिख देता हूँ।
एक बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक माइनस चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, इन सभी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक माइनस चार्ज, इन सभी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये कार्बन दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, तो दोनों की ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बराबर है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनका घनत्व या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो कहाँ दिखाई देगी? फिर वो बीचों-बीच दिखाई देगी। क्लियर? बट अगर ऐसी कंडीशन कर दी जाए कि कार्बन से यदि कोई मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ दूं, विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट को जोड़ दूं, मान लो क्लोरीन जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, नाइट्रोजन जोड़ दिया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। ये काई लिखा है, काई का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एक्स की ज्यादा है, किससे? ग्रेटर देन का साइन है, ज्यादा का साइन है, किससे? कार्बन से। अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इनके बीच में भी बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बीचों बीच ना होके इस एक्स की साइड खिसक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस पे सर माइनस चार्ज आएगा, पर बॉन्ड टूटा नहीं है, बस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, तो उस पे जो इलेक्ट्रॉन लेता है, आपने पढ़ा है बचपन से, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज। सर यहाँ माइनस चार्ज है तो इस पे पार्शियल लगाऊंगा, इस पे पार्शियल क्यों? क्योंकि बॉन्ड नहीं टूटा, बस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से एक्स की ओर खिंच गए, क्योंकि एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो एक्स की ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व दिख जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का घनत्व उसकी ओर है, उस पे आया माइनस, कार्बन पे आया प्लस। तो बेटा जब तक ये एक्स यहाँ मौजूद रहेगा, है ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू, सेम कहानी है। वो गाना आगे बनाइएगा, सेम कहानी है कि जब तक ये एक्स यहाँ पर रहेगा, जब तक ये पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब ध्रुवता, यह पोलैरिटी आपको हमेशा दिखाई देगी। ध्रुवता, ध्रुवता का मतलब क्या है कि एक और माइनस है तो एक और प्लस है, ध्रुव बन गए, एक और नेगेटिव वाला ध्रुव, एक और पॉजिटिव वाला ध्रुव, तो पोलैरिटी आपको हमेशा दिखाई देगी जब तक रहेगा समोसे में आलू। आगे गाना गाइए, सेम कहानी है कि जब तक रहेगा ये एक्स यहाँ पे, जब तक ये पोलैरिटी रहेगी, दैट मीन्स ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। जब तक रहेगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब तक यहाँ पे परमानेंट आपको यह पोलैरिटी, यह ध्रुवता दिखाई देगी। क्लियर? अब कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि कार्बन से एक में ए को जोड़ दूं, बट यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ए से ज्यादा हो जाए, तो भाई बॉन्ड है यहाँ, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट अब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर खींच जाएंगे। कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो भाई कार्बन पे माइनस आएगा, तो ए पे कैसा चार्ज आएगा? सर ए पे प्लस चार्ज आएगा। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है। ऐसी कंडीशन पे कार्बन पे माइनस चार्ज आया, तो भाई यहाँ भी मैं कहूंगा जब तक ये ए रहेगा, जब तक कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब यहाँ भी परमानेंट इफेक्ट है, जब तक ये ग्रुप लगा रहेगा, जब तक ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इट इज द परमानेंट इफेक्ट। क्लियर है? बहुत 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 सरल सी बातें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। आगे बढ़े तो कंसेप्ट को आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, मान लो कार्बन की एक बड़ी-बड़ी सी चेन है, ठीक है? और इससे ये एक्स जुड़ा हुआ है, ठीक? अब ये एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये खींच लिए, ठीक है? तो भाई इस पे माइनस आया तो इस कार्बन पे कैसा आएगा? प्लस चार्ज। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा उस पे दिखाई देगा जो उसके डायरेक्ट फील्ड में होगा, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होगा। तो उसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। कार्बन नंबर 2 पे इससे कम देखने को मिलेगा, तो इस पे ऐसे लिख सकता हूँ पार्शियल डबल प्लस, ठीक है? इस पे कैसे लिखूँगा? पार्शियल डेल डेल डेल। इस पे क्या लिखूँगा? पार्शियल और कम 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 कम। क्लियर है? और मैक्सिमम ये 4 से 5 कार्बन तक ही जा पाता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम 4 से 5 कार्बन तक ही जा पाएगा, 3, 4, 5। इसके बाद ये देखना बहुत ही मुश्किल होता है कि हाँ भाई यहाँ तक इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। क्यों? रीज़न समझिए। देखो कहानी बहुत सरल है कि जब इस कार्बन से अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों-बीच थे, बट एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए। अब इस कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, भई जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले गया तो उसपे कमी हो जाएगी। तो ये अपने बगल वाले कार्बन से कहेगा ला भई अपने थोड़े इलेक्ट्रॉन मुझे दे। बट इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग बराबर है, तो ये थोड़े से अपनी ओर खींच लेगा। आगे देखो अगला वाला कार्बन इससे कहेगा ला भाई अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे क्योंकि मेरे तो आगे वाले ने ले लिए, तो कहेगा भाई तेरी मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर ही है, थोड़ा-सा ले जा बस, थोड़ा-सा अपनी ओर। फिर देखो ये थोड़ा-सा और कम देगा, ये थोड़ा-सा और कम, फिर इसके बाद तो इफेक्ट खत्म ही हो जाएगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में वो कार्बन जो इन्फ्लुएंसर ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, उस ग्रुप के पास वाले कार्बन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे-जैसे दूर जाओगे वैसे-वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना? तो यहाँ लिख देता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, घट रहा है। डिक्रीज का मतलब
घट रहा है। तो जो आपका प्रेरक प्रभाव है, ये जैसे-जैसे कार्बन से लगे हुए उस ग्रुप से दूर जाओगे तो ये घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरक प्रभाव एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा है? एक परमानेंट इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लिखा है ना द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया, पहले बीचों-बीच था बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से डिस्प्लेस हो गया। इसलिए तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ टॉपिक? मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पहला क्या पढ़ रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से विस्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का या विद्युत धनात्मकता का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलो आगे समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट को ना ऐसे आई से भी लिखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ऐसे आई इफेक्ट भी लिखते हैं। कंफ्यूज मत होना, अगर आई इफेक्ट देखने को मिल गया ऐसे तो कंफ्यूज मत होना। आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव। ठीक है? तो सबसे पहले हमें यहाँ देखो प्लस आई इफेक्ट, इसको समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बचपन से पढ़ा है, अगर ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना उस पे माइनस चार्ज आता है, और सेम चीज यहाँ पे लगानी है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि ऐसे एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल, आयन तो नहीं होंगे, ऐसे एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, डोनेट मतलब देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, या फिर काफी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन देखने को मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी इसको कह सकता हूँ, ठीक है, रिपेलिंग भी कह सकता हूँ, अगर एक्चुअली वर्ड लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग भी कह सकता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को दूर भगाए, या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो ऐसी कंडीशन में कहूंगा प्लस आई हो रहा है। तो उसको इस वाले एग्जांपल से याद करो कि जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल है, धातु है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 281 है, हम सभी जानते हैं ये अपने बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को देता है, प्लस चार्ज ले लेता है। क्यों ले लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है। सेम कंडीशन ऐसे याद कर लो कि भाई यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाला ग्रुप होगा, तो उसको हम प्लस आई इफेक्ट मान के चलेंगे। क्लियर? अब प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन दिखाता है? तो सर सबसे ज्यादा आपका ये, इसका नाम क्या बनेगा सर? इसका नाम बनेगा क्या, बोलो? इसका नेम बन जाएगा, क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना, या टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल इसका नाम बनेगा। सर ये टर्शरी ब्यूटाइल आप क्या कह रहे हो? तो देखो नीचे भी बना देता हूँ। इस कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, 3 CH3 ग्रुप लगे हैं। ऐसा कार्बन जिससे 1 2 3 ग्रुप लगे होंगे सर, से टर्शरी तो कहते हैं, और 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और आइल लगेगा। क्यों? क्योंकि एल्काइल की तरह दिख रहा है ना, एल्काइल याद है, शुरू क्लास नंबर 1 में ही पढ़ाया था, एल्काइल, एल्काइल यहाँ पे एच नहीं है, उसकी जगह कोई ग्रुप है, तो जब ग्रुप होता है तो एल्काइल बन जाता है, तो ये ब्यूटाइल बन गया, 4 कार्बन है तो टर्शरी ब्यूटाइल का इलेक्ट्रॉन देने का या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर? इसके बाद कौन दिखाएगा आपका? आपका दिखाएगा ये आइसो, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है आइसो पोजीशन पे, तो आइसोप्रोपाइल कहते हैं, या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल भी आप कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, 2 डिग्री प्रोपाइल भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद तो आप जानते हैं इथाइल हो गया, भाई 2 कार्बन है इथ, और एल्केन की तरह है तो आइल, इथाइल, और उसके बाद सबसे कम शो करेगा मिथाइल आपका। क्लियर? ये हो गए प्लस आई। प्लस आई मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, रिलीज करने का काम करेंगे, रिपेल करने का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने का काम करेंगे। क्लियर है? दूसरे जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। सर ये माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाते हैं? कौन है ये जो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं? सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है माइनस आई दिखाने वाला, वो NO2 ग्रुप है। इसके बाद सर ये ग्रुप सीरीज याद करनी है? हाँ जी करनी है, बिल्कुल याद करनी है। इसके बाद Cn, फिर इसके बाद COOH, ठीक है। इसके बाद आपका क्लोरीन, जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता भी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की सबसे ज्यादा है। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन देखने को मिलेगा, देन यहाँ पे आयोडीन देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन OH देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हो OCH3 देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा इससे पहले आयोडीन भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आयोडीन रहेगा ना, आयोडीन देख लेना, ठीक है। फिर देख लेना C6H5 देखने को मिलेगा, और फिर कौन देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर मैं सीरीज को आगे लिखना चाहूँ तो और कैसे लिखूंगा? तो सर इस सीरीज को ऐसे लिखूंगा। ये क्या लिख रहे हो सर? ये वही लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है, जरा देखो ऊपर वाले ग्रुप को आप यहाँ छापना शुरू कर दिया इसी के साथ, यहाँ छापना शुरू कर दिया इसी के साथ। ये क्या लिखा है सर? ये ऊपर वाले ग्रुप को एक साथ लिख दिया, मतलब प्लस आई और माइनस आई एक साथ लिख दिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, हाइड्रोजन जहाँ है यहाँ तक, यहाँ तक तो ये माइनस आई दिखा रहे हैं। इसके बाद वाले सारे क्या दिखा रहे हैं?
इसके बाद वाले सारे सर प्लस आई दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्लस आई कौन दिखाएगा? सर ये दिखाएगा, तो ये प्लस आई का ऑर्डर होगा। क्लियर है? ठीक है? तो ये प्लस आई का हमें ऑर्डर देखने को मिला है। क्लियर? अब कुछ बातों को ना यहाँ पे ध्यान में रखना। अच्छा इनका बस ये साइन ठीक कर लेना। ठीक है? वैसे ये ओवरऑल में लिखा है तो इसलिए साइन सही माना जाएगा। बट हाँ, बात को समझना कि हाइड्रोजन वो है जो ना ही प्लस आई दिखाता ना ही माइनस आई। मतलब ये न्यूट्रल मान के चलो, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल नहीं है। ये प्लस आई और माइनस आई का न्यूट्रल है। मतलब इससे इधर वाले मतलब ऊपर की ओर वाले ये सारे माइनस आई दिखाएँगे, इससे इधर वाले प्लस आई दिखाएँगे। क्लियर है? तो ना इसको ऐसे करके लिख लो। अगर सही साइन के साथ लिखना है तो ऐसे करके लिख लो। ये सही साइन के साथ रहेगा। ठीक है? ऐसे करके लिख लो। इधर वाले कम हो गए, इधर वाले ज़्यादा हो गए। ऐसे करके लिख लो। ये सही ऑर्डर है। ठीक है? तो आपने समझा प्लस आई कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा माइनस आई कौन है? सर ये सभी ना इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। बचपन से पढ़ रहे हैं कि सर Cl इसका एटॉमिक नंबर 17 2 8 7 आप सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका कैसा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। तो सेम ये ग्रुप भी माइनस चार्ज को अपनी ओर ले लेंगे, अपनी ओर ले लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेंगे। बैंक से पैसा विथड्रॉ करने जाते हैं, निकालने जाते हैं, ऐसे ही माइनस चार्ज को अपनी ओर निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इनको कह सकते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इनको कहा जा सकता है। क्लियर? या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ये भी कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। भई अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए तो माइनस चार्ज ले रहे हैं, तो इसको माइनस आई ऐसे करके याद कर सकते हो। तो देखो रटने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा बचपन वाला फंडा याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसपे प्लस आएगा तो प्लस आई दिखाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा ऑब्वियस बात है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आई वो है शो करेगा। क्लियर है? बहुत छोटी-सी बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लस आई, माइनस आई सीख लिया, अब इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। ठीक है? तो एप्लीकेशन देखो इसका कार्बोकैटायन में भी है, इसके जो यूज़ हैं वो कार्बोकैटायन में भी है, पर कार्बोकैटायन वाला मैं एक ही बार में पढ़ाऊँगा जब आपको कार्बोकैटायन पढ़ाऊँगा। तो एक बार अभी, एक बार बाद में ऐसा नहीं पढ़ा रहा, एक ही बार में पढ़ाऊँगा। बट इनके एप्लीकेशन मैं आपको एसिड और बेस में पढ़ा देता हूँ, अम्ल और क्षार में पढ़ा देता हूँ। ठीक है? सबसे पहले एसिड, यहाँ पे जो एसिड का कांसेप्ट है वो आर्हीनियस वाला कांसेप्ट लगेगा, ध्यान से समझना। ठीक है? आर्हीनियस वाला यहाँ एसिड का कांसेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा? समझने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन एक बहुत फ़ेमिलियर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड क्या होता है? जो चींटियों के डंक वगैरह में मिलता है ना, फॉर्मिक एसिड। ये एसिड है, क्यों है? क्योंकि सर ये सॉल्यूशन में H+ देगा, ये सॉल्यूशन में H+ देगा, ठीक है? और दूसरा है एसिटिक एसिड, कहता है सर फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन एसिटिक एसिड, ऐसा क्यों है? एसिटिक एसिड वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है ना? जबकि फॉर्मिक एसिड उससे अधिक क्या है? अच्छा अम्ल है या स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ऐसा क्यों है? ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा अम्लीय है, किससे? एसिडिक एसिड से। ऐसा क्यों है? तो इसका जो रीज़न है, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर दोनों ही एसिड हैं, तो आर्हीनेस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन में सर H+ देते हैं। जो सॉल्यूशन में H+ देते हैं वो एसिड होते हैं। तो फॉर्मिक एसिड ने भी H+ दिया, एसिडिक एसिड ने भी H+ दिया। बट दोनों में से जिसकी H+ देने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो अच्छा एसिड होगा। तो अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूँ, तो यहाँ पे ये अगर जितना भी इफ़ेक्ट है, ये सब इसके रेजोनेंस अनुनाद के द्वारा या मैं बोलूँ इसकी स्टेबिलिटी के द्वारा देखा जा सकता है। अगर कोई अच्छा एसिड H+ दे रहा है, तो ये इसका एसिड पार्ट हो गया और जो बच जाता है, वो उसका कंजुगेट बेस संयोजक क्षार बन जाता है। कंजुगेट बेस बन जाता है, संयोजक क्षार बन जाता है। अब कोई कितना अच्छा एसिड है, वो डिपेंड करेगा उसके कंजुगेट बेस पे, संयोजक क्षार पे। अगर संयोजक क्षार खुद में स्थायी है, स्टेबल है, तो वो H+ को देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ ना मीथेन, तो आप कहोगे सर मीथेन पे तो 4-4 हाइड्रोजन है, ये तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, है ना? ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। मीथेन तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बल्कि ये तो H+ देता ही नहीं है। अगर ये H+ देगा, तो बेटा इसके बचे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस बोलते हैं, संयोजक क्षार बोलते हैं। क्या इसका संयोजक क्षार स्टेबल है? हम क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ भाई संयोजक क्षार क्या आप स्टेबल हो, स्थिर हो? तो क्या आएगा? लो। पहले 3 चीजें चेक करो, क्या-क्या? क्या मेरे पास रेजोनेंस है, जरा देखना, है क्या? फिर इसके बाद क्या आएगा? जरा देखो मेरे पास क्या खाली ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जनरली डी ऑर्बिटल देखा जाता है। तो क्या मेरे पास खाली डी ऑर्बिटल है? जरा देखना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, देखना क्या मेरा संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp है? तो ये 3 चीज़ें चेक करने को कहता है और तीनों में से एक भी चीज़ आ जाए तो बल्ले-बल्ले, 2 आ जाएँ फिर तो और बल्ले है ना? बट मिनिमम एक चीज़ तो आ जाए, या तो रेजोनेंस आ जाए, अनुनाद आ जाए या खाली डी ऑर्बिटल आ जाए, वैकेंट डी ऑर्बिटल या फिर इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाए। कहता है मुझे चेक करना है ना, आओ देखते हैं, मेरे को एसिड बताओ कि मैं हूँ कि नहीं।
तो मीथेन कहता है चलो मान लिया मैंने H+ दे दिया, अब मेरा क्या बच गया, कंजुगेट बेस बन गया, क्या बचा CH3-। इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब कहता है कि जब मैं कंजुगेट बेस बना तो जरा मुझे चेक करना क्या मैं स्टेबल, कहता है स्टेबल हूँ, तो जरा चेक करो क्या मेरे अंदर रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब होता है बेटा अल्टरनेट में सिंगल डबल करके बॉन्ड। क्या यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड है? नहीं है। बाकी कंसेप्ट पूरा समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा, अगली क्लास में रेजोनेंस ही पढ़ाऊंगा। क्या यहाँ पे खाली डी ऑर्बिटल है? नहीं, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2s2 2p2 होता है, तो सेकंड सेल में तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। पढ़ा चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ मत आना अगर नहीं आता ये सब कंसेप्ट, क्लास नंबर 1 से ही देखो। ठीक, तो संकरण कितना है? तो संकरण सर यहाँ पे sp है? नहीं सर, यहाँ पे तो संकरण sp3 निकल के आएगा, sp3 आएगा। मतलब इसको भी फॉलो नहीं कर रहा, इसको भी फॉलो नहीं कर रहा, इसको भी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये कंजुगेट बेस स्टेबल है ही नहीं, स्टेबल नहीं है। जब ये खुद ही स्थिर नहीं है तो क्या अपने H+ को देगा? अरे भाई मेरे पास खुद ही पैसा नहीं है तो क्या मैं दूसरों को पैसा दूंगा? ऑब्वियस नहीं दूंगा, जब खुद ही नहीं तो कहां से दूंगा? क्लियर? तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, ये अपने H+ को लूज नहीं करेगा, और जब ये H+ ही नहीं देगा तो क्या ये एसिड होगा? नहीं होगा। तो भैया CH4 तो ऐसा कंपाउंड है जिसपे 4 H है, तो ये एसिड क्यों नहीं है, अम्ल क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जी ये इसकी क्षमता H+ देने की नहीं है, इसके बस के बाहर है कंसेप्ट। क्लियर? बट ये दोनों H+ दे रहे हैं क्योंकि इनके नाम में ही एसिड लगा है, ये लगा है फॉर्मिक एसिड, नाम में ही एसिड लगा है मतलब ये H+ देगा, है ना? इसके नाम में लगा एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर, ये तो एसिड है, नाम में लगा है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है एसिटिक एसिड से, ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस कोला वेरी दी, है ना? तो ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन है कि ये जब इसने H+ दिया तो इसका माइनस चार्ज क्या बोला, या तो रेजोनेंस हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडेशन हो। तो ऑक्सीजन का नहीं है, sp हाइब्रिडेशन है, ना ही ऑक्सीजन पे खाली डी ऑर्बिटल होता, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 आएगा। सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो यहाँ डी ऑर्बिटल भी नहीं है। बट यहाँ पे अनुनाद है, रेजोनेंस है। कैसे है कि माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और मैंने क्या बोला, सिंगल डबल करके बॉन्ड होना चाहिए और चार्ज होना चाहिए। तो माइनस जैसे ही यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं, बट मजबूरन जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दोगे तो किसी ना किसी को टूटना पड़ेगा। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड वीक होता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और पता नहीं कब से ये बात बोल रहा हूँ कि पाई बॉन्ड वीक है, टूट जाएगा। अब तो याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो इसने अनुनाद बनाया, तो आप देखोगे Hc, इस पे आया माइनस चार्ज और ये आया डबल बॉन्ड O। बिल्कुल अनुनाद है, रेजोनेंस है, तो इसका कंजुगेट बेस स्टेबल है, स्थायी है, स्टेबल है, तो ये H+ को लूज करेगा। बट इन केस नंबर 2 में भी सेम यहाँ पे रेजोनेंस होगा। सर ये -2 इलेक्ट्रॉन देगा, बट बट सर ये CH3, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। CH3, सर CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये माइनस चार्ज इस ओर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब माइनस चार्ज सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे रिपल्सन, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, और जब भी रिपल्सन होता है ना, तो मैंने बताया था ना, चीजें अनस्टेबल हो जाती हैं, तो माइनस और माइनस सेम डायरेक्शन में आने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो एसिड बनेगा, तो बट रिपल्सन होगा जिसकी वजह से ये, मैं रेजोनेंस की बात करूं, ये रेजोनेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इस रेजोनेंस की बात करूं तो ये रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से रेजोनेंस में क्या आ गई, कमी आ गई। रेजोनेंस में कमी आ गई, दैट मींस स्टेबिलिटी में कमी आ गई। हम देखेंगे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, रेजोनेंस समानुपाती होती है स्टेबिलिटी के। रेजोनेंस अधिक तो स्टेबिलिटी अधिक, रेजोनेंस कम तो स्टेबिलिटी भी कम। अगर कंजुगेट बेस कम स्टेबल होगा, मैंने क्वेश्चन यही तो कहा कि मैं कंजुगेट बेस बन गया, अब देखो क्या मैं स्टेबल हूँ? अगर स्टेबल ही कम हूँ तो ऑब्वियस बात है मैं H+ को भी कम दूंगा तो कम एसिड होऊंगा, अच्छा एसिड नहीं होऊंगा। क्लियर हो गई बात? अब कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कहीं भी प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा तो वहां पे हमेशा एसिडिटी घट जाएगी, एसिडिटी घट जाएगी। बहुत सरल सी बात है, बहुत बढ़िया सा आउटकम आपके लिए लेके आया हूँ कि प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिटी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? हमने देखा कि सर यहाँ पे जब रेजोनेंस हो रहा था, स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, तो प्लस आई की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में आए, जिनकी वजह से प्रतिकर्षण हुआ, रेजोनेंस कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो प्लस आई जो है भी समान अनुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी के। अगर कहीं पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा तो एसिडिटी घट जाएगी। क्लियर? अब यहाँ से एक और कंक्लूजन मिलेगा क्या कि सर अगर माइनस आई इफेक्ट लगा दूं, तो माइनस आई इफेक्ट लगा दिया ना तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, माइनस आई लगा दिया तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास है CH3, ठीक है, अच्छा CH3 की जगह मैं ना यहाँ पे CF3 लगाता हूँ, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, CF3
COOH, ठीक, CF3 COOH। अब ये क्या बना सर, ये था एसिटिक एसिड, 3 फ्लोरीन है तो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एसिड है तो चेक करो क्या ये एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा या कम होगा, तो चलो चेक करते हैं। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है बेटा, एसिड है तो ये भी H प्लस देगा, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी सर बिल्कुल देगा। अगर ये H प्लस दे रहा है तो सर इसका एक कंजुगेट बेस बनेगा। हाँ जी बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल 100% सही बात है, बन गया, ठीक है। अब ये कंजुगेट बेस बना तो कंजुगेट बेस की हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी के लिए या तो रेजोनेंस हो या खाली डी ऑर्बिटल हो या sp हो। तो क्या इस पे रेजोनेंस है? हाँ जी है सर, ये रेजोनेंस बना रहा है। बट क्या ये CF3 इलेक्ट्रॉन देगा? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। तो समझिए, कार्बन पे यहाँ 3-3 फ्लोरीन है, ठीक है। और जरा क्वेश्चन खुद से पूछिए, सर फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दैट मीन्स पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा तो बेचारा कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो ये कार्बन क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन देने की जगह वापस इलेक्ट्रॉन उल्टा खींचना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। भाई अभी तो पढ़ा कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, तो कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, इस पे कमी हो जाएगी तो तुरंत ऑक्सीजन से खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? दैट मीन्स यहाँ रेजोनेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, रेजोनेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? रेजोनेंस में इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा, और रेजोनेंस इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, जो आपका संयोजक क्षार है, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और जब ये खुद में स्टेबल होगा तो कहेगा जा, तुझे जाना है तो जा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा। तो H प्लस को आराम से भेज देगा, और जब H प्लस आराम से मिलेगा तो अच्छा एसिड कहलाया जाएगा। जो सॉल्यूशन में H प्लस आसानी से दे दे, जो सॉल्यूशन में H प्लस आसानी से दे दे, वो अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पे ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड होगा। अगर बात करूं एसिडिटी की, इसे अगर A मान लूं, इसे B मान लूं, इसे C मान लूं, तो मैं कहूं कौन अच्छा एसिड है, तो आप कहोगे सर सबसे अच्छा एसिड C है, मतलब ट्राइफ्लोरो वाला है। फिर A है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई भी रिपल्सन नहीं था। पर और बी वाले में तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था सर, जिसकी वजह से रिपल्सन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, रेजोनेंस कम हुआ, स्टेबिलिटी कम हुई। स्टेबिलिटी कम हुई तो हमने देखा प्लस आई एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि F क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो सर ये माइनस आई दिखा रहा है, और माइनस आई दिखा रहा है जिसकी वजह से क्या हो गया कि रेजोनेंस में वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, रेजोनेंस इंक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, तो दैट मींस एसिडिटी बढ़ी है। तो प्लस आई जो है एसिडिटी के 20 समानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और माइनस आई अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है एसिडिटी भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा कंसेप्ट है, आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो ये था एसिडिटी, और जल्दी से आगे देख लेते हैं बेसिसिटी। ठीक है? और ये जो बेसिसिटी है, ये लुईस के कंसेप्ट से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लुईस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस, तो हम जानते हैं लुईस के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होंगे। सिंपल। अब जरा देख लो, अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, और अगर माइनस आई होगा तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो जस्ट उल्टा हो गया, एसिडिटी वाले के जस्ट उल्टा। एसिडिटी में क्या था, प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एसिडिटी के, यहाँ प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के। तो एसिडिटी और बेसिसिटी एक तरीके से उल्टा मानते हुए चल सकते हैं। ठीक है? तो जस्ट उल्टा कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। कैसे लगाना है, बात को समझो। ठीक। अब ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया, इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल कर सकता है सर, ये बेस है। ठीक है, क्षार है, लुईस के अकॉर्डिंग ये क्षार है। बट अगर इस NH2 कर दूं और यहाँ पे CH3 लगा दूं, तो सर CH3 कैसा ग्रुप होता है, आपने पढ़ाया था, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ये प्लस आई शो करता है। क्या शो कर रहा है सर, ये प्लस आई शो कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, समझना ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर से NH2 की ओर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट कर रहा है। तो NH पे ऑलरेडी एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, और यदि आप और इलेक्ट्रॉन दोगे, और अधिक इलेक्ट्रॉन दोगे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो कहूंगा हाँ बेसिटी में कुछ प्रभाव पड़ा, बेसिटी कुछ बड़ी है। क्लियर है? बेसिटी कुछ बड़ी है, बहुत सिंपल सा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? बट अगर मैं यहाँ Cl लगा दूं, क्लोरामाइड बना दूं, तो सर Cl तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या दिखाएगा सर, ये माइनस आई दिखाएगा। अब ये माइनस आई दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन का घनत्व था, उसको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या देने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन बचेंगे, सर नहीं बचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन देने से इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो क्या ये बेस होगा सर, अच्छा नहीं सर, बेसिटी घट जाएगी, बेसिटी घट जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है तो बेसिटी सर बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है तो सर ये प्लस आई दिखा रहा है, और प्लस आई क्या है कि प्लस आई ज्यादा तो बेसिटी ज्यादा। क्लियर? ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है तो बेसिटी घट रही है, तो ये तो बोला माइनस आई ज्यादा तो बेसिटी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी।
क्लियर? अगर इन तीनों का ही ऑर्डर लिखूँ तो कहोगे सर CH3NH2 सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर उसके बाद सर NH3 होगा, फिर इससे कम क्लोरएमाइन होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, प्लस आइसो कर रहा है और प्लस आइसो कर रहा है दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है अच्छा बेस कहलाया जाएगा। यही बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। NH3 में देखना कोई इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नहीं है। बेसिक कहूँ तो हाइड्रोजन लगे, हाइड्रोजन ना ही इलेक्ट्रॉन देने का काम करता, ना ही लेने का। बट यहाँ क्लोरीन लगा है, कैसा इफेक्ट शो करता है? सर ये माइनस इफेक्ट शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व जब इसकी ओर चला जाएगा तो उसपे तो कमी रहेगी इलेक्ट्रॉन की देने की, तो ये दे नहीं पाएगा आसानी से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी घट जाएगी, तो माइनस इफेक्ट क्या करेगा? ज़्यादा है, इसलिए बेसिटी घट जाएगी। तो इन ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये था हमारा इंडक्टिव फैक्ट, ठीक? बाकी क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं और बढ़िया-बढ़िया टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको सारा डिटेल में जो है उसके बारे में बता चुका हूँ, सारा एनालिसिस आपको दे चुका हूँ, ठीक है? और बाकी वीडियो पसंद आता है तो आप जानते हैं क्या करना है, ठीक है? और जल्दी से 1000 सब्सक्राइब वाला पूरा कराइए, उसके बाद जो है हम सीरीज़ लेके आएँगे जिसमें एनवायरनमेंटल सुपरवाइज़र एज़ अ गिफ्ट फॉर द 1000 सब्सक्राइबर के लिए मैं वो गिफ्ट लेके आऊँगा जिसमें आपको एनवायरनमेंटल सुपरवाइज़र के लिए सारे क्लास जो 25 मार्क्स का केमिस्ट्री का पोर्शन है, वो आपको फ्री में सारा वहाँ पे अवेलेबल कराऊँगा और बाकी जीएस वगैरह तो चल ही रहा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्लेलिस्ट उन सभी की मैंने बना रखी है, एक बार उसको ज़रूर देखिए। आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।